तो हमारा सफर शुरू होता है ऋग्वैदिक काल से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसकी पहचान 7 नदियां हैं, जहां समाज कबीलों में बटा हुआ है और सबसे बड़ी बात, जहां किसी की तकदीर उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से लिखी जाती थी। हम बात कर रहे हैं लगभग 3,500 साल पहले की। जगह है सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की धरती। ये वही इलाका है आज का पंजाब और उसके आसपास का हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र, जहां ऋग्वैदिक सभ्यता ने अपनी जड़ें जमाई। अच्छा, उस जमाने के समाज को ना एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझिए। सबसे नीचे सबसे छोटी ईंट थी कुल, यानी परिवार। फिर कई परिवार मिलके बनाते थे एक ग्राम, मतलब गांव। कई गांव मिलकर बने विश, यानी एक कबीला। और फिर इन सारे कबीलों को मिलाकर जो सबसे बड़ी पहचान बनी, वो थी जन, है ना, एकदम जमीन से जुड़ी हुई एक कम्युनिटी वाली दुनिया। और यही बात शायद सबसे अहम है। उस शुरुआती वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं, बल्कि आपका काम, आपका कर्म था। सिस्टम काफी लचीला था, मतलब एक पुजारी का बेटा योद्धा बन सकता था और एक किसान का बेटा एक हुनरमंद कारीगर। समाज में अपनी जगह बदलने की पूरी आजादी थी। और बात करें महिलाओं की, तो इस दौर में उन्हें किनारे नहीं रखा गया था। वो समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। वो राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेती थीं, पुरुषों के साथ बैठकर शिक्षा हासिल करती थीं। कमाल की बात तो यह है कि अपाला और लोपामुद्रा जैसी महान महिला विद्वानों ने खुद पवित्र वैदिक भजनों की रचना की। ये इस बात का पक्का सबूत है कि समाज में उनका कितना प्रभाव था। ऋग्वैदिक लोगों के लिए प्रकृति ही ईश्वर थी। वो पूजते थे शक्तिशाली इंद्र को, बारिश और तूफान के देवता। वो इतने अहम थे कि ऋग्वेद के 250 से ज्यादा भजन सिर्फ उन्हीं को समर्पित हैं। उनके ठीक बाद आते थे अग्निदेव, जो देवताओं और इंसानों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते थे। और फिर थे वरुण, जो पूरी दुनिया के नैतिक और लौकिक नियमों के रक्षक थे। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। 2 बड़ी ताकतों ने वैदिक दुनिया का नक्शा और उसकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो थीं एक क्रांतिकारी नई धातु और एक बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव। वो धातु थी लोहा, जिसे उस समय कृष्ण अयस या काला धातु कहा गया। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो एक क्रांति थी। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ होने लगे, लोहे के हल से सख्त जमीन भी जोती जाने लगी, और बस खेती और विस्तार के लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल गए। और इसी नई टेक्नोलॉजी के दम पर वैदिक लोग पूरब की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सिंधु नदी की घाटी को पीछे छोड़ा और गंगा यमुना के बेहद उपजाऊ मैदानों में जा बसे। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। और इस बदलाव के साथ ही हम आ पहुंचे उत्तर वैदिक काल में। देखिए, अगर ऋग्वैदिक काल छोटे और लचीले कबीलों का दौर था, तो ये नया युग था बड़े बड़े राज्यों का, उलझे हुए समाजों का और सख्त नियमों का। सबसे गहरा बदलाव यहीं आया। वो वर्ण व्यवस्था जो कभी कर्म पर आधारित और लचीली थी, अब जन्म पर आधारित और एकदम कठोर हो गई। अब आपकी किस्मत आपके पैदा होते ही तय हो जाती थी। समाज 4 पक्के वर्गों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और समाज की इस सख्ती का महिलाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा। जो महिलाएं कभी सम्मानित विद्वान और नेता हुआ करती थी, अब उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हो गए और उनकी दुनिया घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। इसी जटिल होती दुनिया को एक ढांचा देने के लिए 4 आश्रमों का विचार सामने आया, यानी जीवन के 4 चरण। ये एक आदर्श जीवन का ब्लूप्रिंट था। पहले ब्रह्मचर्य, यानी छात्र जीवन में सीखना। फिर गृहस्थ, यानी परिवार की जिम्मेदारियां निभाना। उसके बाद वानप्रस्थ, यानी चिंतन के लिए समाज से थोड़ी दूरी बनाना। और आखिर में संन्यास, यानी आध्यात्मिक मुक्ति के लिए सब कुछ त्याग देना। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये शक्तिशाली वाक्य, जो आज भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद ये सिर्फ कर्मकांडों के बारे में नहीं थे, ये तो जीवन के सबसे बड़े सवालों के बारे में थे। आत्मा क्या है? ये ब्रह्मांड कैसा है? मुक्ति कैसे मिलेगी? और इसी दार्शनिक सोच विचार से भारतीय दर्शन की 6 महान धाराएं निकलीं। लॉजिक और रीजन से लेकर प्राचीन एटॉमिक थ्योरी तक, और हाँ, पतंजलि के योग तक। ये सारे विचार आज भी भारतीय और पूरी दुनिया की सोच को एक दिशा दे रहे हैं। अब एक सवाल अक्सर उठता है,
वैदिक सभ्यता और उससे भी पहले की सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर क्या फर्क था? तो चलिए इन दो बुनियादी संस्कृतियों के बीच के कुछ बड़े अंतरों को फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता शहरी थी, व्यापार पर टिकी थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और खेती किसानी पर। सिंधु के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे, वैदिक लोग लोहे की क्रांति लेकर आए। सिंधु घाटी में बैल को पवित्र माना जाता था, वैदिक संस्कृति में घोड़े का दर्जा सबसे ऊपर था। तो चलिए अब कुछ सबसे जरूरी बातों को तेजी से दोहरा लेते हैं, वो खास पॉइंट्स जो इस पूरी चर्चा से हमें याद रखने हैं। ऋग्वेद, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना जीवित ग्रंथ माना जाता है, उसमें पूरे 1028 सूक्त यानी भजन है। सोचिए, ये 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी कविता, दर्शन और इतिहास का एक कितना बड़ा खजाना है। ऋग्वेद सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये इतिहास भी बताता है। इसके 7वें मंडल यानी 7वीं किताब में दशराग्य युद्ध का जिक्र है, 10 राजाओं की लड़ाई का। ये एक बहुत ही अहम लड़ाई थी जिसने उस दौर की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया था। देखिए, वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसी बड़े हमले से नहीं, बल्कि लोगों के आने से हुई थी, जिन्हें इंडो आर्यंस कहा जाता है। ये लोग मध्य एशिया से धीरे धीरे कई लहरों में आए और अपने साथ एक नई भाषा और एक नई संस्कृति लेकर आए, जिसने यहाँ की जमीन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब सवाल उठता है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चली? क्या सिर्फ वेदों में लिखी हैं? नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि जमीन के नीचे दबे सबूत भी इसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। सोचिए, आज के तुर्की में एक पत्थर का शिलालेख मिलता है जिस पर इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं के नाम हैं, और साथ ही ये खास तरह के मिट्टी के बर्तन जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं, ये भी उन्हीं शुरुआती बस्तियों से जुड़े हैं। तो अब देखते हैं कि इन लोगों ने अपना विस्तार कैसे किया। उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना ही उनके पूरे जीवन में आए बदलावों की कहानी कहता है। ऋग्वेद में आर्यों के पहले घर को सप्त सिंधु कहा गया है, मतलब 7 नदियों की धरती। ये वही इलाका है जिसे आज हम पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यही उनकी शुरुआती दुनिया थी। लेकिन फिर वो रुके नहीं, वो पूरब की ओर बढ़ते गए, गंगा और यमुना के बेहद उपजाऊ मैदानों की तरफ। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उनका रहन सहन, खान पान और समाज सब कुछ बदलने वाला था। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जिसने उनके समाज और राजनीति की पूरी शक्ल ही बदल दी। यह कबीले से एक राज्य बनने की कहानी है। देखिए, शुरुआती वैदिक समाज की नींव पूरी तरह से रिश्तेदारी पर टिकी थी। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार। कई परिवार मिलकर बनाते थे विश यानी कबीला, और कई कबीलों से मिलकर बनता था जन, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये पूरे पॉलिटिकल बदलाव का सार है। पहले जो राजन था वो एक तरह से कबीले का मुखिया होता था, कोई वंशानुगत पद नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते वही राजन अब एक राजा बन गया। अब उसका पद हेरिडिटरी हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा। वो सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि एक तय इलाके का रक्षक बन गया, और यहीं से जनपद का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। और सामाजिक बदलाव की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। यहाँ एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से समाज के 4 वर्गों की उत्पत्ति की एक कल्पना की गई है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये सिस्टम बदला कैसे। शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था काफी लचीली थी, मतलब ये आपके काम पर, आपके कर्म पर आधारित थी। सोशल मोबिलिटी संभव थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ये सिस्टम एकदम कठोर हो गया। अब सब कुछ जन्म पर आधारित हो गया। जिस वर्ण में जन्म हुआ, जीवन भर वही पहचान रहेगी। और जब समाज में इतनी कठोरता आ रही थी तो इसका असर महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा। जो महिलाएं पहले सभा और विदत्थ जैसी समितियों में हिस्सा लेती थीं, जो शिक्षित थीं, बाद के दौर में उनकी भूमिका घर तक सिमट गई और उनकी स्वतंत्रता भी कम हो गई। अच्छा, समाज के साथ साथ इकोनॉमी भी तो बदल रही थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी अर्थव्यवस्था पशुओं पर निर्भरता से हटकर खेती की तरफ चली गई। शुरुआती वैदिक काल में वेल्थ का मतलब था गायें। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर, उतना ही गोमत। यहां तक कि ज्यादातर लड़ाइयां भी गायों के लिए ही होती थी, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था, जिसका मतलब ही है गायों की खोज। और फिर आया लोहा। लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ करना आसान हुआ
और लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। इसका नतीजा, अब लोग एक जगह टिककर खेती करने लगे, चावल जैसी नई फसलें उगाई जाने लगी और अर्थव्यवस्था का पूरा फोकस पशुओं से हटकर खेती पर आ गया। और अब आखिर में बात करते हैं धर्म की, क्योंकि जब जिंदगी बदलती है तो पूजा पाठ और भगवान भी बदल जाते हैं। पहले इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे प्रकृति से जुड़े देवता सबसे अहम थे। यज्ञ भी सरल होते थे, जो कोई भी कर सकता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विष्णु और रुद्र जैसे नए देवता प्रमुख हो गए। यज्ञ बहुत जटिल, लंबे और खर्चीले हो गए, जिसने पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों की शक्ति और महत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उत्तर वैदिक काल ने ही भारतीय इतिहास के अगले बड़े चैप्टर के लिए जमीन तैयार की थी, यानी महाजनपदों और बड़े बड़े साम्राज्यों के युग के लिए। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरह की नींव यहीं रखी गई। ये वाकई कमाल की बात है। सोचिए, युद्ध के लिए जो शब्द था गविष्टि, उसका मतलब था गायों की खोज। बस एक शब्द से हमें ये पता चल जाता है कि उस दौर के ज्यादातर झगड़े किस लिए होते थे। धन के सबसे बड़े स्वरूप यानी मवेशियों के लिए। और ये सिलसिला सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं था, उनकी पूरी भाषा ही गाय के आसपास बुनी हुई थी। एक अमीर आदमी गोमत कहलाता था, मतलब जिसके पास गायें हैं। बेटी को दुहित्र कहते थे, यानी जो गाय का दूध दोती है। समय को गोधूली से मापते थे, जब शाम को गायें घर लौटती थीं। यहाँ तक कि परिवार या कबीले के लिए गोत्र शब्द भी इसी से जुड़ा है, मतलब पूरा जीवन गौ या गाय की धुरी पर ही घूमता था। लेकिन फिर 800 ईसा पूर्व के आसपास एक क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पहला था लोगों का पूरब की ओर बढ़ना, गंगा के हरे भरे लेकिन घने जंगलों वाले मैदानों की तरफ। और दूसरा था एक नई जबरदस्त टेक्नोलॉजी का आना, लोहा। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करना आसान हो गया और लोहे के हल से कठोर जमीन को जोतना मुमकिन हुआ। बस यहीं से खेती में एक ऐसी क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस नई खेतीबाड़ी वाली अर्थव्यवस्था ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया, जिसने घूमते फिरते कबीलों को बसे बसाए राज्यों में बदल दिया और एक बिल्कुल नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। और ये स्लाइड उस पूरे बदलाव को एक ही जगह पर दिखाती है। जरा देखिए, राजनीति में चुने हुए कबीलाई मुखिया की जगह अब वंशानुगत राजाओं ने ले ली। अर्थव्यवस्था में धन का पैमाना मवेशियों से बदलकर जमीन हो गया और लोग जो अपनी मर्जी से भेंट देते थे, उसकी जगह अब नियमित टैक्स ने ले ली। मतलब एक दुनिया खत्म हो रही थी और दूसरी शुरू हो रही थी। इस बदलाव को हम उनके साहित्य में साफ साफ देख सकते हैं। ये एक सफर की तरह है। शुरुआत होती है वेदों के भजनों से, जिसमें प्रकृति की शक्तियों की स्तुति है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जिनमें यज्ञ और कर्मकांडों का विस्तार से वर्णन है। लेकिन फिर सवाल और गहरे होने लगते हैं और आरण्यक और उपनिषदों में आकर ध्यान बाहरी यज्ञों से हटकर अंदर की खोज पर चला जाता है। ये बलिदान से आत्मज्ञान की ओर एक बड़ा कदम था।